Good morning, everyone. This is Om Prakash, and today we are going to discuss freely falling. Freely falling body is a very important example of emotions, constant accelerations. A case of motion with acceleration, और साथ में ये 1D मोशंस का भी जो है तो केस हो जाता है। तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। और हम लोगों ने जो पहले कंसेप्ट्स पढ़े हैं, आपका 1 डायमेंशनल मोशन में जो इक्वेशंस निकाले हैं, जैसे डिफरेंट इक्वेशंस था, जैसे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये सारे इक्वेशंस जो है वो हम लोग फ्रीली फॉलिंग बॉडी का जो केस होगा में हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। उस मोशंस को हम लोग मॉडल करेंगे एज ए मोशंस ऑफ ए बॉडी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। उसमें डिफरेंट एज्यूम्शंस लेने के बाद हम लोग ये सब इक्वेशंस को अप्लाई कर पाते हैं। तो ये आज हम लोग जो है सीखेंगे। लेट्स मूव ऑन। Introductions about the freely falling body is that in the 4th centuries BCs, Aristotle thought that the heavy bodies fall faster than the lighter body in proportions to चौथी शताब्दी में 4th centuries BCs में एक हमारा मतलब एरिस्टोटल था, जिसका जो जिसका ऐसा कहना था कि कोई भी बॉडी जो ज़्यादा भारी होगी वो पहले गिरेगी, जो हल्की होगी वो लेट से गिरेगी। मतलब कि वो अपने प्रोपोर्शन ऑफ वेट के हिसाब से जो है तो इनका फास्टनेस डिपेंड करेगा। लेकिन ये जो इनका एजम्पशंस था ये क्या था, वो गलत था। ये एजम्पशंस गलत था। तो 19th century later, Galileo argued that a body should fall with downward acceleration that is constant and independent of its weight. अब गैलीलियो साहब आए, उनका कहना था क्या चीज़ की जो बॉडी है वो नीचे की ओर घूरेगी with डाउनवर्ड एक्सेलरेशन दैट इज कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द वेट। मतलब बॉडी जब नीचे की ओर गिरेगी तो उसका जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगा, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ये क्या होगा, ये जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगा ये क्या होगा, ये होगा कांस्टेंट होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स वेट होगा, ठीक है। ऐसा गैलीलियो का मानना था। तो अब क्या हुआ कि जब एक्सपेरिमेंट किया गया देन ऐसा पाया गया कि अगर हम एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर देते हैं तो गैलीलियो साहब का कहना सही था। अगर एयर रेजिस्टेंस को हम कंसीडर करते हैं तो गैलीलियो भी गलत हो गए, अरिस्टोटल तो हमारे गलत थे, ठीक है। लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस को हम मानते हैं कि नेग्लिजिबल है तो गैलीलियो इज राइट। ऑल द बॉडी एट ए पर्टिकुलर लोकेशंस falls with the same downward accelerations regardless of their size or weight, ठीक है। तो ये जो है सो हमारा गैलीलियो का एज्यूम्पशन जो था वो इस पर्टिकुलर केसेस पे ही हमारा पॉसिबल हो सकता है जब हमारा एयर रेजिस्टेंस को हम नेगलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, तभी ये एप्लीकेबल होगा। अब ऐसा क्यों है और एयर रेजिस्टेंस लेने पे क्या होता है फ्री फॉल का, ये हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन अभी हमारा डिस्कशन जो है सो इट इज़ लिमिटेड टू द केस व्हेन द एयर रेजिस्टेंस इज नेगलेक्टेड, ठीक है। चलते हैं हम लोग थोड़ा सा और इसका अंडरस्टैंडिंग बेटर करते हैं। तो इन आइडियलाइज केस यू कैन सी हियर इट इज मेंशन्ड क्लियरली, इन आइडियलाइज केस इन विच एयर रेजिस्टेंस इज एब्सेंट such motion is referred as a free fall motions। तो जब हमारा एयर रेजिस्टेंस नहीं है, when the air resistance is absent, एयर का कोई रेजिस्टेंस बॉडी पर नहीं लग रहा है। कहने का मतलब है कि अगर ये कोई बॉडी है, ठीक है, अगर ये कोई बॉडी है या नीचे गिर रही है या ऊपर की ओर फेंकी गई है, तो जो हमारा मीडियम है यहाँ एयर,
ये जो मेरा मीडियम है एयर, इस एयर, अभी हम ये एज्यूम करते हैं कि जब ये नीचे की ओर गिरेगी, व्हेन इट फॉल्स टुवर्ड्स डाउनवर्ड, जब ये नीचे की ओर आएगी तो ये जो मीडियम है ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं ड्रैग फोर्स बोलते हैं, और थ्रस्ट, एयर थ्रस्ट भी बोलते हैं। तो ये जो फोर्सेस लगेगा, हम अभी एज्यूम कर रहे हैं कि एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। एयर रेजिस्टेंस क्या मान रहे हैं, जीरो मान रहे हैं। मतलब जो ये आपका एयर है, ये इस बॉडी पे इसके अपोजिट डायरेक्शंस ऑफ मोशंस में कोई फोर्स नहीं लगाएगा, तभी हम बोलते हैं उसको फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्री फॉल। अगर ये जो एयर है, ये मीडियम है, जहाँ अगर आपका कोई मतलब पदार्थ ऊपर से गिरता है या ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो ये एयर तो चारों तरफ है, ठीक है, तो इसके मोशंस को वो हर कंडीशंस में अपोज करेगा। नीचे की ओर गिरेगा तब आपका मीडियम ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा, और अगर ऊपर की ओर जाएगा तो जो मीडियम है आपका ये नीचे की ओर फोर्स लगाएगा। ये जो ये मीडियम के द्वारा लगा हुआ फोर्स है, ये जो फोर्स है ये मीडियम लगा रहा है। हाँ देखिए, ये फोर्स हमारा कौन लगा रहा है, मीडियम के द्वारा लग रहा है। और जब ये ऊपर की ओर मूव करेगा तो ये नीचे की ओर, जब ये नीचे की ओर गिर रहा है तो मेरा मीडियम कैसे फोर्स लगाएगा, ऊपर की ओर लगाएगा। तो इस केसेस को हम लोग अभी जो है सो कंसीडर नहीं कर रहे हैं। वी आर एज्यूमिंग कि एयर रेजिस्टेंस इज जीरो। मतलब क्या चीज़, कि विस्कस फोर्स या एयर थ्रस्ट ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो। विस्कस फोर्स ऑफ मीडियम जो कि मोशन को अपोज करेगा, और एयर थ्रस्ट, मीडियम थ्रस्ट या एयर थ्रस्ट बोलते हैं, थ्रस्ट हम लोग जीरो मानते हैं। और तभी ऐसा एज्यूम्शन करने के बाद ही ये हमारा फ्री फॉल बन पाता है, ठीक है, फ्री फॉल। तो गैलीलियो ने जब ये ऐसा एज्यूम्शन दिया था कि दोनों बॉडी जो है सो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से गिरेगा, तो वो जो उनका कहना था वो हमारा वैक्यूम में ही अप्लाई हो सकता है, जब एयर रेजिस्टेंस जीरो है, मतलब एयर हो ही नहीं, ठीक है। So in idealized cases in which the air resistance is absent, such motion is referred as free fall, ठीक है। When we use the expressions free falling object, जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं इस तरह का एक्सप्रेशन कि फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट जो हम बोलते हैं, we do not necessarily refer to an object dropped from the rest। इसका कहने का मतलब है कि जैसे अब फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, तो हमने जैसे यहाँ पे बॉडी है और नीचे की ओर गिर रही है, तो नीचे की ओर गिर रही है, तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी कहने का ये मतलब नहीं है कि ये एकदम रेस्ट है, मतलब ये अचानक से रेस्ट पे थी और उसको नीचे की ओर गिरा दिया गया तो ये फ्रीली फॉलिंग हो गया। इसको एक वेलोसिटी भी दे करके हम नीचे की ओर गिरा सकते हैं, तो भी ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी होगा। या एक पर्टिकुलर वेलोसिटी ऊपर की ओर भी हम फेंक सकते हैं, और तब भी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से यू नॉट इक्वल टू जीरो से ऊपर की ओर भी फेंकेंगे, तभी ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी ही होगा। बस इसके फ्रीली फॉलिंग होने का मतलब है एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड एंड एक्सेलरेशन जो है अर्थ का वो कांस्टेंट है। सो ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज एन ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। मतलब गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में वो फ्रीली जब मूव करेगा तभी हम उसको फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। चाहे उसका इनिशियल मोशन जो है सो कुछ भी हो, उसको आप एक वेलोसिटी u के साथ नीचे गिराइए या ऊपर की ओर u वेलोसिटी के साथ फेंकिए या वेलोसिटी को जीरो रखिए, ये सारा केसेस क्या होगा, तो फ्रीली फॉलिंग फ्री ऑब्जेक्ट का ही होगा। तो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज एन ऑब्जेक्ट moving freely under the influence of gravity regardless of the initial motion, ठीक है। ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड, अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उसको आप ऊपर की ओर फेंकते हैं, यू वेलोसिटी से ऑब्वियसली फेंकिएगा, कोई वेलोसिटी होगा 10 मीटर 20 मीटर भी, और यदि डाउनवर्ड भी फेंकते हैं या फिर कोई बॉडी है और उसको नीचे की ओर फेंकते हैं यू वेलोसिटी के साथ, ठीक है। एंड दोज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, अगर कोई बॉडी है और इसको कुछ नहीं, मतलब कोई वेलोसिटी इसकी नहीं है, यू इक्वल टू यहाँ पे जीरो है और ये नीचे की ओर जो है सो गिर रही है, रिलीज फ्रॉम द रेस्ट आर ऑल फ्रीली फॉलिंग वंस दे आर रिलीज्ड। जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी ही कहलाएगा, चाहे ऊपर की ओर भी जा रहा है। इट मे गो अपवर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी, बट जब ये ऊपर की ओर जा रहा है, जब से इसकी जर्नी शुरू होगी, इस पे जो है सो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो जी है नीचे की ओर हमेशा लगता रहेगा। तो अपने वेलोसिटी के इन्फ्लुएंस में, जो इनिशियल वेलोसिटी के इन्फ्लुएंस में, तो वो ऊपर की ओर जाएगी,
ठीक है। लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाने के बाद, क्योंकि इस पे जो है सो एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शंस में लग रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उसका वेलोसिटी घटते जाएगा और एक पॉइंट आएगा जहाँ पे जाने के बाद उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और उसके बाद फिर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में वो नीचे गिरने लगेगी। तो ये भी केस हमारा फ्रीली फॉलिंग बॉडी का ही माना जाएगा जो है सो। तो फ्रीली फॉलिंग करने का मतलब यही है कि ये एक आइडियलाइज्ड केस है, ये जनरलाइज केस नहीं है कि अगर आप रियल लाइफ में कोई वस्तु को नीचे गिराते हैं या उसको ऊपर की ओर फेंकते हैं तो ऑफ कोर्स यू कैन नॉट मैनेज टू रिड्यूस द एयर रेजिस्टेंस टू जीरो, इसे नहीं आप कर सकते हैं। लेकिन अगर ये एक आइडियलाइज्ड केस है कि अगर एयर रेजिस्टेंस एब्सेंट है तो जो है सो हमारा ये केस है। और अभी हम लोग जो सारा डिस्कशंस करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ये सारे डिस्कशंस हम लोग यह मान के करेंगे कि एयर रेजिस्टेंस इज एब्सेंट। और हम लोग ये भी केस देखेंगे कि जब एयर रेजिस्टेंस अवेलेबल है, इससे हमारे मोशंस पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है उसको भी हम लोग देखेंगे, लेकिन ऑन नेक्स्ट वीडियो। जो अब चलते हैं फ्री फॉल एक्सेलरेशंस के बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं कि एनी फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट experiences an acceleration directed downward regardless of its initial motion। कोई भी जो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेशन जो है सो महसूस करेगी, एक्सपीरियंस करेगी, उस पर एक्सेलरेशन लगेगा, वो हमेशा डायरेक्टेड डाउनवर्ड ही होगा, चाहे उसका इनिशियल मोशंस कुछ भी हो। इसके कहने का ये मतलब है कि जैसे कोई बॉडी है, ठीक है, अगर आप इस बॉडी को ऊपर की ओर फेंकते हैं यू वेलोसिटी के साथ, ठीक है, तो पूरे जर्नी के दौरान जो इस पे एक्सेलरेशंस लगेगा वो नीचे की ओर लगेगा, जो एक्सेलरेशंस जी होगा, जो क्या होगा, एक्सेलरेशन जी होगा, गुरुत्वाकर्षण जो की वजह से जो एक्सेलरेशंस होगा वो जी होगा, और वो हमेशा डाउनवर्ड ही लगेगा। या फिर आपका ये बॉडी जो है, ये जो बॉडी है, और ये अगर आप नीचे की ओर यू वेलोसिटी से फेंकते हैं तो भी इस पे जो एक्सेलरेशंस है वो जी नीचे की ओर, ठीक है। तो यहाँ से फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस एन एक्सेलरेशंस डायरेक्टेड डाउनवर्ड रिगार्डलेस ऑफ देयर इनिशियल मोशंस, ठीक है, उसको हमेशा एक्सेलरेशन क्या लगेगा, डाउनवर्ड ही लगेगा। द कांस्टेंट एक्सेलरेशंस ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशंस ड्यू टू ग्रेविटी। जो एक्सेलरेशन जो लग रहा है इसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण भी बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोलते हैं, एंड वी डिनोट इट्स मैग्नीट्यूड विद लेटर जी, ठीक है, इसको हम लोग जी से रिप्रेजेंट भी करते हैं उसके मैग्नीट्यूड को, और विद लेटर जी। द वैल्यू ऑफ, देखिए ये जो आपका है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका नेचर देखिए कि द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। पृथ्वी के सतह से जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ेगी तो जो जी की वैल्यू होती है वो घटनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। दूसरा है कि जब आपका लैटिट्यूड वैरी करता है तो भी थोड़ा बहुत वेरिएशन जी में देखा जाता है। हालांकि हम लोग जो अभी सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को तो जी को कांस्टेंट एज्यूम करके सॉल्व करेंगे, और इस कांस्टेंट एज्यूम्शंस के लिए हम लोग यह मानेंगे कि बॉडी को हम लोग पृथ्वी के सतह के काफ़ी नज़दीक प्रोजेक्ट करते हैं, जहाँ की हमारा जी का वेरिएशंस काफ़ी नेग्लिजिबल होता है, इसलिए हम उसको कांस्टेंट मानते हैं, ठीक है। उसके बाद वैल्यू नियर द अर्थ सरफेस, जो आपका गुरुत्वाकर्षण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है अर्थ सरफेस पे वो क्या है, ये वैल्यू है 9 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या फिर 980 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और अगर आपका प्रॉब्लम फीट में मेंशन होगा तो आप लिखेंगे इसको 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ जी, ठीक है। तो ये तो हम लोग बात कर रहे थे कि जब हम लोग पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु को फेंकते हैं तो पृथ्वी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। अगर आप चंद्रमा पे चले जाएं तो वहाँ तो अर्थ का ग्रेविटीज नहीं है, तो ऑन द सरफेस ऑफ द मून द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कज्ड बाय द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द, जैसे कि पृथ्वी पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इट इज कज्ड बाय द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द अर्थ, उसी तरह से चंद्रमा पे जो आपका है इट इज कज्ड बाय द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द मून रेदर देन द अर्थ। वहाँ जो आपका गुरुत्वाकर्षण का वैल्यू है ऑब्वियसली अलग होगा, क्योंकि अर्थ का मास अलग है, जो अर्थ का मटेरियल्स है वो अलग है, और मून का अलग है। तो वहाँ जो है जी की वैल्यू क्या हो जाती है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो अगर कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप चंद्रमा पर किसी वस्तु को गिराते हैं नीचे की ओर या ऊपर की ओर फेंकते हैं तो डाउनवर्ड जो
एक्सेलरेशन होगा मून की वजह से, ग्रेविटी ड्यू टू मून की वजह से, वो 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। लेकिन अगर सन पे तो हालांकि ये केस पॉसिबल नहीं है, लेकिन सन पे जो जी का वैल्यू है वो 270 मीटर प्रति सेकेंड है। वहाँ सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण जो है वो सबसे ज़्यादा सन पे है, 270 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये वैल्यू है जी का एट द सन, और ये वैल्यू है एट द मून। मून पे अगर किसी वस्तु को आप नीचे की ओर गिराते हैं चंद्रमा पे, तो वो जो है सो नीचे की ओर 1.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे की ओर गिरेगा। ऊपर की ओर भी अगर मान लीजिए चंद्रमा पे आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंका, तो हमेशा उस पर जो आपको एक्सेलरेशन है मून की वजह से, वो नीचे की ओर कितना लगने का 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये आपको लगता रहेगा। ये किसका केस है? ये है हमारा मून का केस है, ठीक है, चंद्रमा पे। और सूरज का तो कहना ही नहीं है, मतलब 270 मीटर पर सेकंड से नीचे की ओर लगेगा। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा स्पीड से जो है सो बॉडी तो इसी के इन्फ्लुएंस पे गिरेगी नीचे जो है। चलिए, अब एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो है सो चीज़ आपको बताने की कोशिश की जा रही है कि क्वेश्चंस है, आपको सावधान किया जा रहा है कि जी इज़ ऑलवेज ए पॉजिटिव। याद रखिए, जो आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होता है, बिकॉज जी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ऑलवेज ए पॉजिटिव। ठीक है, ये हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होता है। ठीक है, इसके मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ और उससे समझाने की कोशिश करता हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट अगर आपको यू वेलोसिटी नीचे, ठीक है, यू वेलोसिटी नीचे ऊपर की ओर तरफ यू वेलोसिटी है, और जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का जो मेरा कंडीशन है तो यहाँ पे जी कैसे लगे, जी नीचे की ओर लगेगा, जी नीचे की ओर लगेगा। तो ये जो है सो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, दिस इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो अब जैसा कि हमारा केस होता है कि हमने स्ट्रेट लाइन मोशंस में पढ़ा भी है कि जैसे कि कोई बॉडी है, ठीक है, और ये बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी u है और एक्सेलरेशन इस पे अप्लाई होता है a, और ये जब वेलोसिटी के पैरेलल एक्सेलरेशन होता है, तो मतलब हम इनिशियल वेलोसिटी के पैरेलल में एक्सेलरेशन है, तो किसी भी इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी v होता है हम लोग लिखते हैं u प्लस। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या है कि वेलोसिटी ऊपर की ओर है, एक्सेलरेशन नीचे की ओर है। तो इस केसेस में जो अगर हम लिखेंगे भी तो क्या लिखेंगे, अप्लाई करेंगे, तो अगर ऐसा केसेस हो, यहाँ देखिए ये है यू वेलोसिटी इधर है, ठीक है, और एक्सेलरेशन हमारा इधर की ओर ए है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी v मतलब वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज इक्वल टू यू माइनस यहाँ पे ए टी, क्योंकि क्या होगा कि ये वेलोसिटी घटती जाएगी, एक्सेलरेशन के इन्फ्लुएंस की वजह से वेलोसिटी घटती जाएगी, तो यहाँ पे माइनस लग गया। तो कहीं ना कहीं आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि u प्लस माइनस ऑफ a इंटू टी। ऐसा नहीं है कि ये माइनस साइन जो है ये जी, यहाँ ये जी जो है वो माइनस होता है। अगर हमने इस केसेस में ऐसा लिखा तो ये नहीं कि जी माइनस होता है, ये ऐसा नहीं है। जी जो है सो केवल मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। जब इसमें हम माइनस लगाते हैं तो वो जो है सो डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करने लगता है, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशंस को रिप्रेजेंट करना। ठीक है, इट स्टार्टेड रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शंस ऑफ एक्सेलरेशंस। आगे हम लोग काफ़ी प्रॉब्लम्स में इस चीज़ को देखेंगे भी जो है सो। ये देखिए, ये जो एग्जाम्पल है ये एक्चुअली में क्या बताने की कोशिश कर रहा है, इट इज अ मल्टी फ्लैश फोटो ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी का जो है, तो मल्टी फ्लैश फोटो। इसमें क्या है कि यहाँ से ये जो यहाँ से जीरो u इक्वल टू जीरो वेलोसिटी से हम एक बॉल गिराते हैं, ठीक है, ये बॉल गिराते हैं। जैसे ही ये बॉल इस पॉइंट पे आता है, जब निकलने वाला होता है इस नोजल के पास, इस गन के पास जब आता है, तो इसका एक स्नैपशॉट लिया जाता है। ये स्नैपशॉट जो लिया गया वो t इक्वल टू जीरो पे लिया, ठीक है, मतलब t इक्वल टू जीरो पे मतलब एक रिफरेंस टाइम में जूम किया गया। दूसरा जो है ठीक एक दूसरा स्नैपशॉट लिया गया इसी बॉल का है, t इक्वल टू यहाँ पर t प्लस डेल टी टाइम पर लिया गया, मतलब डेल टी टाइम डिफरेंस के बाद जो है सो फिर फोटो लिया गया तो बॉल यहाँ पाया गया। फिर यहाँ जब फोटो लिया गया यहाँ पे t इक्वल टू टी प्लस ट्वाइस ऑफ डेल टी टाइम पर लिया गया।
इसी तरह से जो है तो हर डेल टी टाइम के डिफरेंस पे हमने जो है सो फोटो लिया, बॉडी का फोटो जो है ये क्या हो जाएगा, टी प्लस थ्राइस ऑफ डेल टी टाइम पे हमने फोटो लिया गया। ये जो है सो एक ही ऑब्जेक्ट का मोशंस, फ्री फॉल मोशंस को डिस्क्राइब कर रहा है। ये जितने भी अब बॉल्स के पोजीशंस देख रहे हैं वो क्या है, डेल टी टाइम डिफरेंस पे लिया गया है। बॉडी डेल टी टाइम डिफरेंस पे हमने जो है सो फोटोग्राफ लिए हैं फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट का। इसको अगर आप गौर से देखें तो आपको क्या दिख रहा है कि जैसे जैसे मेरा मतलब टाइम बढ़ रहा है, टाइम जैसे जैसे देखिए टाइम बढ़ रहा है टी प्लस थ्री डेल टी, इनके बीच का जो गैप है, ये गैप, इनके बीच का जो गैप है, ये जो डिस्टेंस है इनके बीच का, अब आप देख रहे हैं ये डिस्टेंस, यहाँ गौर से देखेंगे ये डिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है। दीज डिस्टेंस आर increasing, so distance separations of the ball are increasing as the time is increasing, ठीक है। we can write it here, यहाँ पे separation between the position of ball is increasing as time is increasing, ठीक है। सेपरेशन बढ़ रहा है, मतलब क्या कहना है कि बॉल वेरिएबल डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है। एक ही सेम टाइम इंस्टेंट में डेल टी टाइम में जो है सो ये अगर मान लीजिए d1 डिस्टेंस को ट्रेवल किया है तो यहाँ भी डेल टी टाइम में जो है सो d2 डिस्टेंस को ट्रेवल किया है, और आप देख रहे हैं कि d2 इज ग्रेटर देन d1 है। तो अगर ये एक ही टाइम इंस्टेंट में डिफरेंट डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, इसका मतलब है कि बॉडी की वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीजिंग है। तो यहाँ से लिखे हैं कि सेपरेशन बिटवीन द पोजीशंस ऑफ द बॉल इज इंक्रीजिंग एज टाइम इज इंक्रीजिंग, एंड सो द velocity of ball is increasing with time। समय के साथ बॉल की वेलोसिटी बढ़ रही है, तभी तो ये जो है सो डिफरेंट ड्यूरेशंस में जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है। आप देख रहे हैं कि बॉडी जैसे जैसे नीचे की ओर आ रही है, d2 या d3 डिस्टेंस हो गया, या d4 हो गया, या d5 हो गया, तो बॉडी जैसे जैसे नीचे की ओर आ रही है तो क्या हो रहा है, इनके बीच का सेपरेशन बढ़ रहा है। d5 इज ग्रेटर देन d4 इज ग्रेटर देन d2 इज ग्रेटर देन d1, बढ़ रहा है। तो ये जो सेपरेशन इनका बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो वेलोसिटी होगी, यहाँ जो वेलोसिटी होगी बॉल की नीचे की ओर, यहाँ जो वेलोसिटी होगी, मान लीजिए ये हो गया, यहाँ जो वेलोसिटी होगी, ठीक है। आप ये लिख सकते हैं कि वेलोसिटी मतलब v5, इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी v5 इज ग्रेटर देन v4 इज ग्रेटर देन v3 इज ग्रेटर देन v2। बॉडी की वेलोसिटी क्या हो रही है, टाइम के हिसाब से बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है। बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब क्या हो गया कि मोशन एक्सीलरेटेड है। सो हम लोग कह सकते हैं एंड सो द मोशन ऑफ बॉडी इज एक्सीलरेटेड मोशन। तो आप एक चीज देख लिए कि इस फोटो से मैंने कैसे ये कंक्लूड कर लिया कि ये मोशन जो है एक्सीलरेटेड मोशन से। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है बॉल का आपस का सेपरेशंस बढ़ रहा है, और सेपरेशंस अगर बढ़ रहा है इसका मतलब है कि वेलोसिटी जो है वो हर इंस्टेंट पे बढ़ रही है, और ये तभी बढ़ेगी जब एक्सेलरेशन हमारा जो है इस बॉडी पे अप्लाई होगा। अब रही बात कि एक्सेलरेशन जो है सो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, ठीक है। मेरा अब क्या रहा, मोशन इज एक्सेलरेटेड, बट द पॉइंट इज कि वेदर द मोशन इज जो है सो एक्सेलरेशन जो है सो बढ़ रहा है या घट रहा है। तो डिफरेंट टाइम पे जब बॉडी के वेलोसिटीज को मेजर किया गया, मतलब जो केयरफुली मेजर किया गया, तो जो इनके बीच का जो डिफरेंस इन द वेलोसिटी, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि इनके बीच का जो वेलोसिटी डिफरेंस था डेल वी,
ये डेल वी जो है तो क्या पाया गया, कांस्टेंट पाया गया, डेल वी इज कांस्टेंट। ठीक है, मतलब कि चेंज इन द वेलोसिटी बिटवीन द टू इंस्टेंट इज कांस्टेंट, चेंज इन द वेलोसिटी at different time interval is constant। ठीक है, तो चेंज इन द वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसीलिए एक्सेलरेशन जो है बॉडी का वो क्या है। तो यही है हमारा एक एक्सपेरिमेंटल एग्जांपल था जो पहले किया गया है फ्री फॉल को प्रेडिक्ट करने के लिए, और उसमें ऐसा पाया गया कि ये मेरा एयर रेजिस्टेंस हमने इस जो फ्री फॉल मोशन है इसमें एयर रेजिस्टेंस हमने क्या माना हुआ है, नो एयर रेजिस्टेंस, लिख लीजिए नो एयर रेजिस्टेंस का ये एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, और नो एयर रेजिस्टेंस आप खुद ही देख लिए कि बॉल जैसे जैसे गिर रहा है इनके बीच का गैप बढ़ता जा रहा है, गैप बढ़ रहा है, टाइम इंटरवल सेम है, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब इस पर एक्सेलरेशन सप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे यदि मान लीजिए इस पॉइंट पे वेलोसिटी मान लीजिए जैसे कि ये था, ये v1 है, ये v2 हो गया। ठीक है, और यहाँ वेलोसिटी v3 है, तो इनके बीच का जो गैप है डेल v, ठीक है, और यहाँ जो इनके बीच का गैप है डेल v, ये सारा जो गैप है वो कांस्टेंट रह रहा है, मतलब टाइम इंटरवल डेल टी में जो मेरा वेलोसिटी चेंजेस हो रहा है वो सेम अमाउंट में हो रहा है, इसीलिए जो है सो एक्सेलरेशंस को कांस्टेंट रखा गया। तो ये एक जस्ट एक एग्जांपल था जिससे कि आप देखें और समझ पाएँ कि बॉडी जब आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशंस के साथ नीचे की ओर गिर रहा होगा तो कैसे इनके बीच का सेपरेशन जो है सो बढ़ता जाता है। इस चीज़ को बताने की यहाँ पे मतलब वो किया गया था। अब एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, अगर हमें पिछला स्लाइड समझ में आ गया है तो इस एग्जांपल को तो हम लोग सॉल्व कर ही पाएंगे। लेट्स सी, ए स्काई ड्राइवर जंप आउट ऑफ ए होवरिंग हेलीकॉप्टर। स्काई ड्राइवर जो है सो हेलीकॉप्टर से कूदता है। फ्यू सेकेंड लेटर अनदर स्काई ड्राइवर जंप आउट। तो एक स्काई ड्राइवर सपोज करिए कि मेरा यहाँ पे प्लेन है, इस हेलीकॉप्टर जो है सो मेरा यहाँ उड़ रहा था। ठीक है, हेलीकॉप्टर जो है सो मेरा यहाँ पे उड़ रहा था, आई कैंट बी एबल टू मेक हेलीकॉप्टर है। ठीक है, हेलीकॉप्टर मेरा यहाँ पे उड़ रहा था, तो यहाँ से स्काई ड्राइवर नीचे की ओर कूदा। तो सपोज करिए कि टी टाइम पे स्काई ड्राइवर यहाँ पे पहुँच गया। फर्स्ट वाला जो है ये है फर्स्ट स्काई ड्राइवर, फर्स्ट स्काई क्या बोलते हैं आप लोग इसको, स्काई ड्राइवर यहाँ पहुँच गया एट टाइम टी टाइम पे। दूसरा वाला जो कूदा तो ये यहाँ था। ठीक है, सेकेंड यहाँ पे था। अब सवाल पूछा जा रहा है कि A few seconds later जो है so another sky driver jumps out and they both falls along the same vertical lines। तो यहाँ तो हमने ऐसे ही शो किया भी है कि they both falls along the same vertical line। ओके, इग्नोर द एयर रेजिस्टेंस ने, तो अभी तो हम लोग एयर रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे एयर रेजिस्टेंस को। यहाँ पे इग्नोर द एयर रेजिस्टेंस एंड सो दैट बोथ द स्काई ड्राइवर फॉलो द सेम एक्सेलरेशंस हो गया। कहने का मतलब है एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करने का क्या मतलब हुआ कि बोथ द स्काई ड्राइवर्स फॉल्स विद द सेम एक्सेलरेशंस हो गया, कर लिया। Now does the difference in their speed stay the same throughout the fall? अब कह रहा है सवाल कि does the difference in their speed, तो लिख लीजिए does, सवाल क्या है कि does the difference in their speed remains same थ्रू आउट द फॉल। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, थ्रू आउट द फॉल। ये सवाल पूछा गया है कि एक स्काई ड्राइवर जो है सो पहले कूदा तो वो यहाँ पहुँच गया मान लीजिए, और उसके बाद टी टाइम पे, और टी टाइम पे दूसरा जो है सो यहाँ से जंप किया स्काई ड्राइवर। तो पूछा जा रहा है कि इनका जो स्पीड का जो डिफरेंस होगा ये क्या कांस्टेंट होगा, डज द डिफरेंस इन देयर स्पीड रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द फॉल। तो जैसे कि टी टाइम पे मान लीजिए कि ये जो स्काई फर्स्ट वन जो है ये वी वेलोसिटी को एक्वायर, ठीक है, एट ए पर्टिकुलर टाइम टी पे वी वेलोसिटी को एक्वायर किया,
और दूसरा स्काई डाइवर जो है सो यहाँ से जब इसको नीचे की ओर जंप किया तो इसकी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होगी, ठीक है, इसकी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होगी। तो तो अब देखिए किसी भी इंस्टेंट पे एट एनी गिवन इंस्टेंट द स्पीड ऑफ द स्काई डाइवर्स आर, इसका स्पीड कुछ और होगा, इसका स्पीड कुछ और होगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग टाइम पे स्टार्ट किया और चूंकि इनके इन पे जो एक्सेलरेशंस लग रहा है, अर्थ ग्रेविटी जी नीचे की ओर लग रहा है, यहाँ भी अर्थ ग्रेविटी जी नीचे की ओर लग रहा है। तो अगर जो वेलोसिटी डिफरेंस, तो वेलोसिटी डिफरेंस आप लिख सकते हैं यहाँ से कि वेलोसिटी वेलोसिटी चेंज मेड ड्यू टू एक्सेलरेशन of gravity in time del t will be constant as acceleration is constant। जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा था, वेलोसिटी चेंजेस जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो किसी टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी ये एक्वायर करेगा, मान लीजिए कि डेल्टी टाइम में इसने जो है सो v प्लस डेल वी एक्वायर किया, ठीक है, v1 मान लीजिए फर्स्ट है तो v1 प्लस डेल v1 एक्वायर किया, और ये जो है सो v2 प्लस डेल v2 एक्वायर किया, ठीक है। तो ये जो चेंजेस आया दोनों के बीच में, जो ये डेल v का जो चेंजेस जो आया डेल v1 डेल v2, तो ये जो है सो डेल v1 इज इक्वल टू डेल v2 ही होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट, ठीक है। और दूसरा सवाल पूछ रहा है कि डज द डिफरेंस इन देयर स्पीड स्टे द सेम, तो आप देख लिए तो इनका स्पीड जो डिफरेंस होगा वो सेम ही रहेगा, बट डज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम स्टे द सेम थ्रू आउट द फॉल, इनके बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है, इसके कहने का मतलब है कि ये जो फॉल किया तो ये वर्टिकल डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं डी, ठीक है। ये पूछ रहा है कि ये डी जो है ये क्या सेम रहेगा, तो हम क्या, मेरा जवाब होगा नहीं। और ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्या है कि ये पहले स्टार्ट किया है, तो एक्सेलरेशन के इन्फ्लुएंस में इसकी वेलोसिटी जो होगी वो ज़्यादा होगी। वेलोसिटी क्यों, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट नो बिकॉज वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट स्काई डाइवर इज ग्रेटर देन सेकेंड वन, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो नेचुरली जो है सो डेल्टी टाइम में जो है सो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम डेल्टी बाय द फर्स्ट स्काई डाइवर इज ग्रेटर देन द सेकेंड, एंड सो द डिस्टेंस travel in time delta by the first skydiver greater than second one। और जब डिस्टेंस इनके ज़्यादा होगा तो जो डेल डी जो होगा इनका गैप, ठीक है, ये जो गैप मान लीजिए ये जो डिस्टेंस डी है या फिर इसको हम डेल डी बोलते हैं, इनके बीच मतलब जो डेल डी होगा वो क्या होगा, ये इंक्रीज होगा, इनके बीच का गैप क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो डज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम स्टे सेम थ्रू आउट द फॉल, तो नो, द वर्टिकल डिस्टेंस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग as the first one started, or first skydiver started first, so it acquires a higher velocity in comparison to the second one। और जब ऐसा होगा तो डेल्टी टाइम में जो है सो फर्स्ट वाला काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस जो है सो वो ट्रैवल कर लेगा, वो कम करेगा, तो सेपरेशन उनका जो है सो बढ़ता जाएगा, सेपरेशन कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। तो ऐसा नहीं है सेपरेशन कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, तो समझ लिए, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये इसको कहीं पकड़ पाएगा, तो ये इम्पॉसिबल है। नेग्लिजिबल एयर रेजिस्टेंस में तो ये इम्पॉसिबल है। हाँ, अगर एयर रेजिस्टेंस दोनों पे अलग अलग लगे तो ये एक दूसरे को पकड़ सकता है। फिल्मों में भी आप इस चीज़ को वॉच कर चुके होंगे, जो स्काई डाइवर नीचे दोनों अलग अलग टाइम पे कूदता है और कैसे एक दूसरे को पकड़ लेता है, तो वो अपने जो एयर रेजिस्टेंस होता है तो वो लोग अपने एरिया के हिसाब से जो है हाथ को फैला करके उसको वो वैरी करवाते हैं, जिसकी वजह से कोई तेज़ी से गिरता है, कोई स्लोली गिरता है, तो इस वजह से वो एक दूसरे को कैच कर पाते हैं। बट इन आइडियल सिनेरियो इट इज़ इम्पॉसिबल
दैट स्काई ड्राइवर 2 विल कैचेस द स्काई ड्राइवर 1, क्योंकि उसकी वेलोसिटी हमेशा बढ़ती जाएगी, उनका सेपरेशन हमेशा बढ़ता जाएगा। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस modeling of freely falling object as a 1D motions with constant accelerations. A freely falling object moving vertically is equivalent to the motions of a particle under constant accelerations in one dimension. ठीक है, मेरे कहने का यहाँ ये मतलब है कि कोई भी बॉडी जब ऊपर से मतलब फ्रीली फॉलिंग मोशंस में होती है, मतलब ऊपर से जब नीचे की ओर गिर रही होती है, या फिर किसी बॉडी को जब आप ऊपर की ओर प्रोजेक्ट करते हैं, और ये वर्टिकल प्रोजेक्शन है, फॉलिंग वर्टिकली, ये केस क्या है, तो ये केस है हमारा फॉलिंग वर्टिकली का, फॉलिंग वर्टिकली, ठीक है, वर्टिकली। और ये जो केस है हमारा, ये क्या, प्रोजेक्टेड वर्टिकली, प्रोजेक्टेड वर्टिकली। तो ऐसे जो केसेस होते हैं उसको हम लोग वन डायमेंशनल मोशंस विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशंस में, ऐसे मोशंस को हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। हमारा जो मेन पर्पस है उसको 1D मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशंस में मॉडल करने का, वो ये है कि चूंकि आप निकाल चुके हैं कि 1D मोशंस में जो वन डायमेंशनल मोशंस था कांस्टेंट एक्सेलरेशंस के साथ, उस केसेस को डिस्क्राइब करने के लिए आप वेरियस इक्वेशंस ऑलरेडी निकाल चुके हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या फिर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये सारे जो इक्वेशंस हैं ये 1D मोशंस विद कांस्टेंट एक्सेलरेशंस का इक्वेशंस है। तो हम चाहते हैं कि जो मेरा फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है उसको हम 1D मोशंस में मॉडल कर सकें। तो उसके लिए दो एज्यूम्शंस जो है सो हमें प्रैक्टिकली लेने पड़ते हैं। एक एज्यूम्शंस हम लेते हैं कि नेगलेक्ट द एयर रेजिस्टेंस, जो भी हवा का जो रेजिस्टेंस है उसको हम नेगलेक्ट करते हैं। मतलब हम ये एज्यूम करते हैं दैट द मोशन इज इन द वैक्यूम, मोशन इज इन द वैक्यूम। जब मोशन वैक्यूम में होगा तो जो विस्कस फोर्स है या जो थ्रस्ट ऑफ द मीडियम है, जिसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, वो क्या होगा, उसका मोशंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब कि अगर बॉडी यहाँ से वर्टिकली नीचे की ओर गिर रही है तो ये जो मीडियम है, ये जो मीडियम यहाँ पे है, इसके अपवर्ड भी ये जो मीडियम, एयर मीडियम है या जो भी कोई मीडियम है, ये इसके मोशंस के अपोजिट डायरेक्शंस में जो फोर्स लगाएगा हम इसको नेग्लिजिबल मानते हैं। ठीक है, और इसी के लिए हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। दूसरा, वी एज्यूम दैट द फ्री फॉल एक्सेलरेशन डज नॉट वेरी विथ द एल्टीट्यूड, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मेरा जी का वैल्यू है, बॉडी जब नीचे की ओर गिरती है तो या फिर ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो उस पर एक डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशंस काम करता है जी। और ये जो एक्सेलरेशंस होता है ये डिपेंड करता है किस पे, एल्टीट्यूड पे। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है, एल्टीट्यूड पे डिपेंड करता है, हाइट पे डिपेंड करता है। और सरफेस से जैसे जैसे हाइट इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे जो है जी की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। तो जब हम लोग उसको कांस्टेंट एक्सेलरेशंस के साथ मॉडल करना चाहते हैं इस तरह के मोशंस को, तो इस केसेस के लिए जो है सो हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि जो बॉडी को जो हम फेंक रहे हैं या नीचे की ओर जो बॉडी आ रही है वो पृथ्वी के काफी नजदीक का मोशंस हम लोग उसको बताते हैं। मतलब जो उसका हाइट होता है वो रेडियस ऑफ द अर्थ के जो है सो से कम होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि वी एज्यूम दैट द फ्री फॉल एक्सेलरेशन डज नॉट वेरी विद द एल्टीट्यूड ओवर अ शॉर्ट वर्टिकल डिस्टेंस। मतलब पृथ्वी के सतह से काफी कम डिस्टेंस को ही हम लोग जो है कंसीडर करते हैं फ्री फॉल के लिए। अब ऐसा नहीं है कि हमने एक प्रोजेक्टाइल, एक रॉकेट लिया और उसको स्पेस में छोड़ दिया, उस केसेस में वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन को मॉडल कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो हम यहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जो है सो हम लोग एज्यूम करते हैं, तब जा करके हम लोग एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट को, चाहे वो ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा हो या नीचे से जब कोई ऑब्जेक्ट को हम वर्टिकली प्रोजेक्ट करते हैं तो उसको हम लोग मॉडल कर पाते हैं 1D मोशंस विद कांस्टेंट एक्सेलरेशंस के लिए। आप ये बेहतर जानते हैं कि 1D मोशंस में उसको मॉडल करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि 1D मोशंस विद कांस्टेंट एक्सेलरेशंस में जो हम लोगों ने सारे इक्वेशंस डिराइव किए हैं उस इक्वेशंस को यहाँ लगा पाएं और उससे हम लोग मोशंस को डिस्क्राइब कर पाएं। मोशंस का नेचर, मोशंस में मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस पे उसका क्या डायरेक्शन है, वेलोसिटी का क्या एक्सेलरेशंस है, इसको प्रेडिक्ट कर पाएं। अगर हम ऐसा करते हैं, मतलब कि इन द लाइट ऑफ द अबव एज्यूम्शंस, इससे पहले जो दो एज्यूम्शंस देखें
अगर इसको एज्यूम करते हैं, दो संभावनाएं हैं, देयर आर टू पॉसिबिलिटी। बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर द ग्रेविटी, कि कोई बॉडी है और ये बॉडी जो है ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड ये नीचे की ओर गिरती है, फॉलिंग फ्रीली अंडर द ग्रेविटी। तो ये जब नीचे की ओर गिरती है, इस पर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन काम करता है जी, ठीक है, और बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, मतलब ये जो है सो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसको जो है सो ऊपर की ओर फेंका जाता है वर्टिकली, मतलब 90 डिग्री के एंगल पे विथ सम वेलोसिटी। तो ये क्या होता है कि ये ऊपर की ओर जाती है, तो इस पे जो है पूरे जर्नी के दौरान जो है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो अपोजिट डायरेक्शंस में है वो जी लग रहा होता है, तो ये जाती है, और चूंकि इस पे जो एक्सेलरेशन है ग्रेविटी का वो अपोजिट टू द इनिशियल वेलोसिटीज है, तो इससे क्या होगा कि एक पर्टिकुलर हाइट पर जाने के बाद जो है तो यहाँ इसकी वेलोसिटी रिड्यूस होकर के क्या हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी। यहाँ तो u वेलोसिटी थी, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो v है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और फिर वो क्या करेगा, यहाँ से ये वर्टिकली नीचे की ओर जो है सो एक्सेलरेट होता हुआ नीचे की ओर ये गिरेगा, ठीक है। तो हम लोग ये जो है सो इस दोनों मोशंस को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर द ग्रेविटी। बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर द ग्रेविटी के केस में सबसे पहले देखिए, जैसे ये हम मानते हैं कि मेरे पास एक बॉडी है, दिस इज अ बॉडी एंड दिस इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द ग्रेविटी, ठीक है। अब ये नीचे की ओर गिर रहा है, तो इस पे जो है सो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन काम कर रहा है, नीचे की ओर क्या काम कर रहा है, जी काम कर रहा है, ठीक है। हमने मान रखा है कि इनिशियल वेलोसिटी जो u है ये जीरो है फिलहाल अभी, मतलब हम सिर्फ इसको छोड़ते हैं, ठीक है। इस पे और कोई एक्सेलरेशंस नहीं काम कर रहा है, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, इसलिए उसके एक्सेलरेशंस के इन्फ्लुएंस में वो नीचे की ओर गिर रही है। अब इस मोशंस को हम लोग मॉडल करते हैं 1D मोशंस में और बहुत सारे कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, हम चाहते हैं इस मोशन को हमको डिस्क्राइब करना है, तो ऐसा करते हैं कि हम जो है रेफरेंस एक्सिस लेंगे। तो हम मानते हैं कि बॉडी हमारा ओरिजिन पॉइंट था, ठीक है, और मेरा जो एक्सिस है मतलब इस डायरेक्शंस में जो है ये जो डायरेक्शंस है फॉलिंग डायरेक्शन, मोस्ट डायरेक्शन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हैं, ये क्या है, तो पॉजिटिव डायरेक्शंस है। सो वी अज्यूम दैट द बॉडी इज एट ओरिजिन, हम सिंपली लिखते हैं कि वी अज्यूम दैट द body is at origin and हम मानते हैं and the direction of the motion जो है is the positive direction of the axis and positive direction of the axis is the direction of motion या नहीं तो कह सकते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शंस जो है सो डाउनवर्ड डायरेक्शंस, ठीक है। तो अब देखिए ये ऑब्जेक्ट मेरा नीचे की ओर गिर रहा है, हमने ये माना है कि जो नीचे की ओर जो मेरा एक्सिस है वो पॉजिटिव एक्सिस है, तो नेचुरली जो है सो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में क्या होगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, वो एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। तो एक तो चीज आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस बॉडी पे एक्सेलरेशंस का नेचर कैसा लग रहा है, टाइम के साथ एक्सेलरेशंस कांस्टेंट है इस बॉडी पे, तो इसका एटी ग्राफ हम अभी यही बना देते हैं, कहाँ उसको बनाता रहूँगा मैं, एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ। अगर अब ये देखिए, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन और ये हो गया अगर आपका टाइम t, और आप देख रहे हैं कि ये g एक्सेलरेशन है, ठीक है, या नीचे की ओर लग रहा है, चूंकि इसको पॉजिटिव डायरेक्शंस माने हैं तो हम इसको यहाँ से लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ये कांस्टेंट है, g इज इक्वल टू ये g हो गया, जो आपको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो हम बताए हैं वो ये हो गया, तो इसका हो गया एक्सेलरेशन जो है तो यहाँ पे कांस्टेंट है। अब देखेंगे क्या चीज कि हमारा वन डायमेंशनल मोशंस का हमारा इक्वेशंस क्या है, मेरे पास तीन इक्वेशंस है। एक इक्वेशंस हमारा ये कहता है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है, ठीक है, विथ एन एक्सेलरेशंस, तो उसका वेलोसिटी बढ़ेगा और वेलोसिटी एट एनी टाइम t v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u प्लस यहाँ पे at
पहला इक्वेशन से। दूसरा इक्वेशन क्या कहता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और तीसरा कहता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2a। ये तीन इक्वेशंस है। ये क्या है, इक्वेशंस ऑफ मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशंस, इक्वेशन ऑफ मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। और हमने कह रखा है कि फ्री फॉल मोशन जो है वो क्या है, मोशन है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन में हमने मॉडल कर रखा है। तो अब हम ये बोल रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ 0 है, u इक्वल टू 0 मानते हैं। तो u इक्वल टू अगर हम 0 मानते हैं तो हम ये कंडीशन इसमें सब्स्टिट्यूट जब करेंगे तो हमारे पास अब क्या इक्वेशंस बन के आएंगे, हमारे पास जो अब इक्वेशंस बन के आएगा वो आएगा यहाँ से कि किसी भी पॉइंट पे जो वेलोसिटी v होगा, v इज इक्वल टू जी टी, जी हो गया मेरा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। और जो s होगा यहाँ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, अभी जो भी कहिए सेम डायरेक्शन में होगा तो इसको डिस्टेंस भी कह सकते हैं। तो डिस्टेंस जो होगा यहाँ पे s, यहाँ से s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू तो 0 है, इसको 0 इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो 2g यहाँ पे, और यहाँ पे s कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि हम ये मानते हैं कि मतलब if we assume, if यहाँ से लिख दीजिए, if the freely falling body travels a distance h in टाइम t, ठीक है। तो हमारा इक्वेशंस हो गया v बराबर यहाँ पे gt, मतलब मान v बराबर gt, फिर दूसरा जिसको आप लिख सकते हैं कि h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर या v स्क्वायर 2g पे h। तो हमारा इक्वेशंस ऐसा होगा, ठीक है। अब देखिए इस इक्वेशंस को थोड़ा सा कोरिलेट करिए मोशंस के साथ। तो ये क्या कह रहा है, v इज इक्वल टू जी टी, मतलब कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होगी, मतलब कि अगर मान लीजिए ये नीचे की ओर गिर रहा है, इट इज फ्रीली फॉलिंग, ओके। तो टी टाइम पे अगर बॉडी यहाँ पे पाई गई, टी टाइम पे बॉडी ऑब्जर्व्ड एट टाइम टी, तो हम लिख सकते हैं बॉडी ऑब्जर्व्ड एट द टाइम टी। क्या लिखिए, बॉडी ऑब्जर्व्ड एट टाइम टी है। इस पॉइंट पे बॉडी को ऑब्जर्व किया गया, ये मान लीजिए ग्राउंड का लेवल है, ठीक है। बॉडी गिर रही है तो नीचे की ओर गिर रही है, तो ये ग्राउंड है, ठीक है, दिस इज ग्राउंड। अब देखिए टी टाइम पे बॉडी यहाँ ऑब्जर्व की गई। तो अब आप देखिए कि अगर हम पूछे कि यहाँ वेलोसिटी क्या होगा नीचे की ओर, यहाँ तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी u0 थी, लेकिन टी टाइम के बाद बॉडी यहाँ पाई गई और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशंस के साथ नीचे की ओर गिर रही थी। तो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो वो ये इक्वेशंस देगा, v इज इक्वल टू c इंटू टी, मतलब कि g इंटू टी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशंस जो है जिसका वैल्यू g इज इक्वल टू क्या है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कुछ प्रॉब्लम में अप्रोक्सीमेटली इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेकर के भी जो है क्योंकि कैलकुलेशंस आसान हो जाए और फिजिकल सिग्निफिकेंस आप निकाल पाएं, तो इसीलिए कहीं 10 मीटर पर सेकेंड भी ले लेता है। तो इस टाइम पे आप ये कह सकते हैं कि बॉडी की वेलोसिटी v है। अगर आपसे पूछा जाए कि टी टाइम में बॉडी, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस के बारे में हमने कह रखा है कि ये h डिस्टेंस ट्रेवल की, ठीक है, ये नहीं लिखा है। तो h जो है, तो टी टाइम में क्या डिस्टेंस ट्रेवल किया h, एंड दिस h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, दिस h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ओके। दूसरा चीज आपको एक यहाँ तो देखे थे कि वेलोसिटी v इज इक्वल टू जी इंटू टी, मतलब हेयर ये इक्वेशंस क्या डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब्स वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम। ये इक्वेशन क्या डिफाइन करता है, डिस्क्राइब वेलोसिटी एट एन आर्बिट्ररी टाइम, एट एन आर्बिट्ररी टाइम
ठीक है, इन टर्म्स ऑफ टाइम, टर्म्स ऑफ टाइम, ये टाइम के टर्म्स में वेलोसिटी को डिफाइन करता है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि ये बॉडी मान लीजिए कि नीचे गिरी, मुझे टाइम का पता नहीं लेकिन h हाइट नीचे गिरी, बॉडी इनिशियल पोजीशन से h हाइट नीचे आके गिरी है, यहाँ आ गई है, अब इसका वेलोसिटी क्या होगा, तो आप इस इक्वेशन से इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, आप यहां से निकाल सकते हैं कि यहाँ वेलोसिटी क्या है, यहाँ देखिए ये डिस्टेंस का फंक्शन है, h का फंक्शन है वेलोसिटी, तो v इज इक्वल टू ऑफ रूट अंडर 2gh भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या टाइम का फंक्शन है, तो दो इक्वेशंस मिल गया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग मोड इम्प्लीकेशंस जो है सो इन इक्वेशंस का देखते हैं। तो होता क्या है कि सवाल जो हमसे पूछे जाते हैं, आपने देख लिया 3 इक्वेशंस हमने अभी अभी डिराइव किया है। लेट्स रिवाइज द इक्वेशंस। पहला इक्वेशन हमने क्या निकाला है कि फर्स्ट इक्वेशन इज v इज इक्वल टू gt, सेकेंड इक्वेशन इज h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर एंड थर्ड इज इक्वल टू v स्क्वायर या v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। हमारा केस कैसा है, हमारा केस है कि यही एक बॉडी है और ये बॉडी जो है इनिशियल वेलोसिटी u जो है वो 0 है, लेकिन इस पे जो है तो एक्सेलरेशन जो है वो नीचे की ओर g एक्सेलरेशन लग रहा है। हमने माना है कि ये जो डायरेक्शन है वो क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन है, डाउनवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव। इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है हमारा, ये इस पॉइंट को हमने माना है कि ये ओरिजिन है। ठीक है, हमारा ओरिजिन यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब देखिएगा कि मेरा ग्राउंड का लेवल ये है, ओके, दिस इज माई ग्राउंड लेवल। अब हमसे क्या होता है कि सवाल कभी कभी क्या पूछेगा कि मतलब कि मान लीजिए कि नीचे गिरा है, तो जब नीचे गिरा है t इक्वल टू 0 पे नीचे गिरा है, तो अब t इक्वल टू 0 पे नीचे गिरा है, अब बोलेगा क्या चीज़ की t दे दिया रहेगा, मतलब t इज गिवन, t क्या होगा, गिवन होगा। ठीक है, t इज गिवन, और तब हमसे पूछा जाएगा क्या चीज़ कि आप बाकी पैरामीटर निकालिए, मतलब कि 4 सेकेंड के बाद या 5 सेकेंड के बाद बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, बॉडी किस हाइट पे होगी, बॉडी किस हाइट पे होगी, तो t गिवन है। ठीक है, तो बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बॉडी की वेलोसिटी हो जाएगी आपको v इज इक्वल टू g इंटू टी। ठीक है, बॉडी किस हाइट पे पाई गई, तो h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर लगा लीजिए। ठीक है, जैसा कि जब आपको t प्रोवाइडेड होगा, क्वेश्चंस में t दिया रहेगा, लेकिन अगर आपके क्वेश्चंस में h दिया रहेगा, h इज गिवन, अगर प्रॉब्लम्स में h दिया हुआ कि बॉडी को जब फ्रीली फॉलिंग मोशन में थी, बॉडी ने जो है सो ये हाइट, ये जो है यहाँ से बॉडी ने ये हाइट ट्रेवल की है, ये h दे रखा है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि अब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये किस हाइट से नीचे, मतलब किस स्पीड से नीचे गिर रही होगी, तो ये हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से दिया हुआ v स्क्वायर इक्वल टू 2gh। ठीक है, तो h दिया हुआ है तो हम वेलोसिटी निकालेंगे, v बराबर क्या होगा, रूट अंडर ट्वाइस ऑफ g h हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमसे h दिया हुआ है, पूछ रहा है कि बॉडी जो है सो h हाइट, h डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल करेगी, तो हम t निकालेंगे क्या चीज, ट्वाइस ऑफ h बाई g का रूट अंडर, यहाँ से हमको टाइम t निकल। कभी कभी क्या होता है कि h यहाँ तो t दे दिया, h दे दिया। ठीक है, कभी कभी क्या होगा कि आपको वेलोसिटी दिया रहेगा, मतलब v मेंशन होगा, आपसे वेलोसिटी जो है v दिया हुआ है, वेलोसिटी गिवन है, मतलब कि बॉडी जो है सो फ्री फॉल मोशंस में थी। ठीक है, एक पर्टिकुलर स्टांड पे वो v वेलोसिटी के साथ जो है सो नीचे की ओर जो है ये v वेलोसिटी के साथ नीचे की ओर गिर रही है। अब आप बताइए कि आपका जो है सो किस हाइट पे जो है सो बॉडी है, ठीक है, या फिर किस टाइम में जो है सो उसका वेलोसिटी v हो गया। तो आप ठीक वैसे ही इसी इक्वेशंस में आप ये तीनों इक्वेशंस का इस्तेमाल करके आप ये चीजें निकाल सकते हैं। इट इज वेरी सिंपल हेयर जो है सो। ठीक है, करें, हाँ, तो ये चीजें जो है सो आप क्लियर हो गया। ठीक है, कि क्या क्या केसेस आ सकते हैं। दूसरा चीज आप देखिए, ये जो इक्वेशंस आपने निकाला है इससे कहीं ना कहीं ग्राफ भी क्लियर है। ग्राफ पहले भी हम लोगों ने पढ़ रखा है ग्राफ के बारे में, लेकिन इससे ग्राफ क्या क्लियर है कि वेलोसिटी इज अ लीनियर फंक्शंस ऑफ टाइम, मतलब टाइम का लीनियर फंक्शन है। मतलब कि वेलोसिटी फ्रीली फॉलिंग मोशंस में अभी के केस में जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा वो कैसा होगा, ये हो गया ऐसा,
ये हो गया ऐसा, ठीक है। ये टाइम एक्सिस और ये क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी एक्सिस, ठीक है। तो वाई ये क्या होगा, ये ऐसा होगा, ठीक है। और इसका जो स्लोप होगा, इसका जो स्लोप होगा मतलब ये जो एंगल थीटा है, ठीक है, तो टेन थीटा जिसका स्लोप होगा दिस इज इक्वल टू यहाँ पे जी एक्सेलरेशन जो है, सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप वैसे भी जो है सो एक्सेलरेशन दे देता है, ठीक है। या फिर यहाँ से देखिए h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, मतलब क्या है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो पैराबोलिक फंक्शन है टाइम का, तो आपका कर्व कैसा होगा, ऐसा होगा, मतलब ये h यहाँ पे टाइम t, तो ये पैराबोलिक फंक्शन है, टी स्क्वायर का फंक्शन है, तो ये कर्व ऐसा हो गया, ठीक है। और एक्सेलरेशंस के बारे में तो आपको पहले ही बता दिया, एक्सेलरेशंस टाइम के साथ कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे तो फिलहाल हमने माना है कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो गया क्योंकि एक्सिस हमने इधर की ओर माना है, तो इसको जो है हम लिख सकते हैं कि ये जी एक्सेलरेशन के साथ जो है तो नीचे की ओर गिर रहा है। अब चलते हैं कुछ केसेस समझ लीजिए जो प्रॉब्लम्स में काफ़ी कंफ्यूज करता है, मिसलेनियस पॉइंट। पहला पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ ये चीज़ कि जैसे कि किसी बॉडी को यहाँ इस केसेस में देखिए कि ये जो कोई है ये बॉडी है, ठीक है, और ये कहाँ से है, ये ग्राउंड से, ग्राउंड है, ठीक है, तो ये बॉडी ग्राउंड से h हाइट पे है, कितने हाइट पे है, h हाइट पे है, ये ग्राउंड से h हाइट पे है। और ये क्या होता है कि जब बॉडी जब फ्री फॉल मोशंस में है, नीचे की ओर गिरती है, तो सपोज करिए कि ये जो है नीचे की ओर गिरने के क्रम में जो है तो ये यहाँ आ गई, इस पॉइंट पे आ गई, ठीक है, बॉडी यहाँ गिरी, ये कितना डिस्टेंस गिरी, तो h डिस्टेंस गिरी, ठीक है। तो आप तो ये लिख सकते हैं यहाँ से कि h इज इक्वल टू यहाँ पे हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि तो इनिशियल वेलोसिटी u जीरो है, ठीक है, इस केसेस में u जीरो है, तो ये कितना मतलब डिस्टेंस ट्रेवल किया टी टाइम में, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। बट दिस h इज नॉट द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस इज द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, फ्रॉम द इनिशियल पोजीशंस। ये जो है, ये जो इक्वेशन देख रहे हैं h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ये किसी उस ऑब्जेक्ट का हाइट ग्राउंड से नहीं बता रहा है, ये बता रहा है क्या चीज कि इनिशियल से जो फाइनल पोजीशंस में चेंजेस हुआ है, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको बता रहा है। तो फिर भैया हाइट क्या होगा, तो अब अगर मान लीजिए हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हम लिख देते हैं यहाँ से HEIGHT, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू, तो पहले इनिशियल हाइट h था माइनस h, तो यही होगा हाइट, h डैश इज इक्वल टू h माइनस h, ये क्या होगा, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट होगा। तो प्रॉब्लम्स वगैरह में क्या होता है कि सवाल पूछेगा कि चीज की बॉडी h हाइट पे थी और उसने जो है सो 4 सेकंड के बाद उसका हाइट क्या होगा, व्हाट इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड। तो ऐसा नहीं कि आप हाफ जी टी स्क्वायर का इक्वेशंस लगा के बोल दे कि सर इतना हाइट पे होगा, नेवर, ये इस हाइट पे होगा ही नहीं। ये तो आपको बता रहा है कि पहले इस पोजीशंस पे थी और टी टाइम में इस पोजीशंस में आ गई, तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो एच बता रहा है, ये नहीं बता रहा है कि जमीन से कितनी ऊंचाई पे है। तो जमीन से ऊंचाई निकालने के लिए क्या होगा कि इनिशियल जो ऊंचाई थी उसमें से इस डिस्प्ले इसको माइनस कर देंगे, तो आपका जो ये आएगा, ये पोर्शन जो है ये आपको बताएगा हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो क्या होगा तो h माइनस h होगा, ठीक है। तो एक पॉइंट मेरा जो मतलब पर्पस था यहाँ पे बताने का वो ये था। चलिए दूसरा पॉइंट मैं बताने का यहाँ पे कोशिश करता हूँ। जो मेरा दूसरा पॉइंट है अभी फिलहाल वो ये है कि आप ये जानते हैं यहाँ पे आ गया कि ये h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, मतलब कि h इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, h इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि में से कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फिर से मैं कई बार ये ग्राफ बनाऊंगा, कई बार एक ही चीज को समझाने की कोशिश करूंगा ताकि विजुअलाइजेशन बेटर हो आपका। देखिए ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट जो है सो मान सब उसकी जमीन से जो है सो h हाइट पे है, ठीक है, मैंने तो पहले भी कहा h हाइट पे है, ले लीजिए, ये हुआ जब उसको फ्री फॉल करेंगे तो, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर टाइम में बॉडी यहाँ ऑब्जर्व की गई, मान लीजिए टी टाइम पे, ठीक है, यहाँ ऑब्जर्व की गई, या किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे यहाँ ऑब्जर्व की गई, तो क्या होता है कि बॉडी का जो ये जो डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा h, ये जो h होगा ये h, ये क्या होगा प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर होगा।
तो कभी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि जो है सो बॉडी जो है सो 2 सेकंड में या 3 सेकंड में या 4 सेकंड में क्या प्रोपोर्शंस में ट्रैवल करता है, तो टाइम के स्क्वायर का फंक्शंस होता है, जो फंक्शन ऑफ स्क्वायर ऑफ द। आप इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जैसे सवाल आपसे पूछा डिस्टेंस फॉलन, डिस्टेंस फॉलन इन टाइम t 2t या 3t will be in ratio of 1:4:9, इस तरह के रेशियो में होगा। मतलब कि 3t टाइम में जो है सो ये मतलब स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, तो इसलिए इट विल बी इन द रेशियोज ऑफ 1:4:9 हो जाएगा। तो एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ऑब्जेक्टिव में काफ़ी इस तरह के केसेस पूछे जाते हैं कि बॉडी को आपने ऊपर से गिराया, तो बताइए 2 सेकंड में, 4 सेकंड में और 6 सेकंड में जो किस प्रोपोर्शंस में ट्रैवल किया, मतलब उसका ये जो लेंथ है प्रोपोर्शन, मतलब ये इसका रेशियो जो है, ठीक है, तो ये 1:4:9 हो जाता है। अब एक और है, ये nth सेकेंड का जो कंसेप्ट है ना, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकेंड, ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकेंड, डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकेंड। nth सेकेंड के कहने का मतलब क्या है, जैसे टाइम स्केल है, ये मान लीजिए आपका टाइम स्केल है, ठीक है, ये टाइम स्केल है, और सपोज करिए कि जैसे बॉडी को नीचे गिराते हैं, तो यहाँ से सब ये इनिशियल पोजीशंस पे बॉडी है, ये ओरिजिन पे है, और मतलब ये इसको ऐसे ही प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये क्या होगा कि आप n-1 सेकेंड में बॉडी यहाँ गिरा, ठीक है, ये क्या हो गया, तो n-1 सेकेंड पे बॉडी यहाँ पाया गया, ठीक है, n-1 सेकेंड पे बॉडी यहाँ पाया गया, और n सेकेंड पे बॉडी यहाँ पाया गया, ठीक है। तो ये देखिए एक चीज की फिर सवाल पूछेगा कि nth सेकेंड में बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब ये जो डिस्टेंस ये ट्रेवल किया ये क्या है, तो डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, कहने का मतलब फिर से एक बार इसको समझने की कोशिश किया जाए। डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, इसके कहने का मतलब ये है कि जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट बॉडी है, सपोज करिए यहाँ ये कोई बॉडी है, और ये बॉडी जो है तो मान लीजिए कि टी टाइम में ये बॉडी जो है, तो मतलब समझिए कि टी नीचे की गिर रही है, तो ये बॉडी आपका जो है सो t-1 सेकेंड तक जो है सो बॉडी यहाँ थी, ठीक है, ये t-1 सेकेंड तक थी, ये t बराबर 0 टाइम पे थी, t-1, और t सेकेंड पे बॉडी यहाँ जो है सो गिरते गिरते यहाँ आई, और ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, ये क्या है t सेकेंड पे, तो पूछेगा कि tth सेकेंड में कितना ट्रेवल की, मतलब tth सेकेंड का ये जो डिस्टेंस हो गया ये क्या हो गया, तो डिस्टेंस ट्रेवल इन tth सेकेंड, मतलब ये यहाँ से देखिए ये जो डिस्टेंस आप यहाँ देख रहे हैं ये क्या हो गया, तो डिस्टेंस ट्रेवल इन tth सेकेंड, डिस्टेंस ट्रैवल इन tth सेकेंड, ठीक है, tth सेकेंड। तो इसको कैसे ये निकालता है, ये कहता है क्या चीज़ है कि tth सेकेंड या nth सेकेंड में डिस्टेंस क्या होगा, तो ये हो जाएगा बेसिकली n-1, यही होगा डिस्टेंस ट्रैवल nth सेकेंड, मतलब कि हाफ जी टी स्क्वायर, या जी टी है या nth सेकेंड है तो जी n स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस हाफ जी या n-1 पे यहाँ पे स्क्वायर, जब आप इसको तोड़िए 1/2 जी कॉमन ले लीजिए, यहाँ से हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n-1 पे होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसा। तो ये आप तोड़ कर सकते हैं 1/2 जी, और ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस ट्वाइस ऑफ n, ठीक है। तो ये आपका जो है सो कटा ऐसे। अब आप लिखिए 1/2 जी ट्वाइस ऑफ n माइनस 1, ठीक है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि यहाँ सवाल क्या है, कि सवाल ये है 1 सेकेंड या मतलब कि 1, 2 या 3 सेकेंड के रेशियोज में, मतलब ये क्या है,
देखिए ना यहाँ से जो है सो ये ऑड मल्टीपल हो गया ना, 1 सेकेंड 1 या 2 या 3 सेकेंड, 1 सेकेंड 2 सेकेंड या 3 सेकेंड में जो है सो किस प्रोपोर्शनल में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो देखिए यहाँ से जब आप 1 सेकेंड पे निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको ट्वाइस में से 1 तो g/2 g/2। 2 सेकेंड पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 2 सेकेंड में 3 g/2 2 सेकेंड पर, 3 सेकेंड में क्या हो जाएगा 5 g/2। तो कहीं ना कहीं आप देखिए तो ये क्या हो रहा है 3 5 और इस रेशियोज में जो है सो आ रहा है। तो इसका पर्पस यही था कि आते हैं कि सो डिस्टेंस ट्रेवल, यहाँ से लिख सकते हैं तो डिस्टेंस ट्रेवल, तो डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड इज इन रेशियो ऑफ किसके रेशियो में होगा, तो 1:3:5। देखिए ऑड रेशियोज में आ रहा है, ठीक है। तो इसका फिलहाल यही पर्पस था। अब हम लोग देखेंगे बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली। तो फ्रेंड्स नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी the cases of motion when a body is projected vertically up। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम लोग मॉडल करेंगे 1D मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। जैसा कि assumptions हमने लिया वो सारे कंडीशंस होंगे, मोशंस विथ 1D मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे ही मॉडल करेंगे जो है सो, और अपना इक्वेशंस जो है सो लगाएंगे। चलिए एक केस देखते हैं हम लोग, और ये केस ऐसा है कि हमारे पास एक बॉडी, मेरे ये ग्राउंड है, ठीक है, दिस इज द ग्राउंड, और हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है। और इसको जो है तो हम u वेलोसिटी से ऊपर की ओर प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विथ u वेलोसिटी, ठीक है, u वेलोसिटी से ऊपर की ओर प्रोजेक्ट करते हैं हम। अब जहाँ तक हमारा एक्सिस को ले समझने की ज़रूरत है, तो हम मानते हैं कि अभी बॉडी जो है वो ओरिजिन पे है और एक्सिस हमारा कहाँ है, तो अपवर्ड डायरेक्शंस में एक्सिस है। दिस इज माय वर्टिकल एक्सिस, जो भी वाई एक्सिस बोलिए, और ये क्या है पॉजिटिव डायरेक्शंस को शो करता है। तो बॉडी कहीं भी होगा उस पर एक्सेलरेशन जो है सो नीचे की ओर लगेगी। कहीं भी अगर बॉडी सपोज करिए कि बॉडी यहाँ है, ठीक है, तो मोशंस के दौरान बॉडी यहाँ है, तो बॉडी पे एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शंस में जो है सो जी लगेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लें कि बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली, याद रखिएगा तभी 1 डायमेंशनल मोशन होगा। अगर थोड़ा भी एंगल डाल दीजिएगा उसको किसी पर्टिकुलर एंगल पर, तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा, वो 2 डायमेंशनल मोशन हो जाएगा। तो बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली का रेलेवेंस समझ जाइए, वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी u वेलोसिटी के साथ अपवर्ड आपने इसको प्रोजेक्ट किया, ठीक है। तो अब चलिए इसको देखते हैं कैसा नेचर होगा। बॉडी क्या करेगी, बॉडी ऊपर की ओर जाती जाएगी, ठीक है। अपने इनिशियल वेलोसिटी के इन्फ्लुएंस में बॉडी विल ऊपर की ओर जाती जाएगी, और एक पर्टिकुलर टाइम आएगा जिस टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो 0 हो जाएगी, मतलब इसके v इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ इसके v के कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। तो हमें इसमें एक चीज लिख दें, सो ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकल अपवर्ड विथ वेलोसिटी u, body will be under constant deaccelerations of then the projected body will be under constant deacceleration करने का मतलब क्या है कि जिस डायरेक्शन में बॉडी की वेलोसिटी है, बॉडी की वेलोसिटी क्या है, अपवर्ड है, और एक्सेलरेशन क्या है, डाउनवर्ड है। तो बॉडी विल बी अंडर कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन
ठीक है, एंड सो द बॉडी कीप मूविंग अपवर्ड, तो क्या होगा, सो द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी keep reducing until it reaches zero, और वेलोसिटी कब जीरो हो जाएगा, एट द हाईएस्ट पॉइंट, ऑफ द जर्नी, जर्नी। तो द बॉडी इज प्रोजेक्टेड, मैंने साफ लिखा यहाँ से कि बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी u, द प्रोजेक्टेड बॉडी विल बी अंडर द कांस्टेंट d एक्सेलरेशन, किसके, g के इन्फ्लुएंस में, एंड सो द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कीप रिड्यूसिंग अंटिल इट रीचेस जीरो, मतलब कि बॉडी की वेलोसिटी जो है हमेशा घटती जाएगी, और यहाँ पे आकर के, इस टाइम पे आकर के जो है तो इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि जब इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, उसके बाद ये बॉडी फिर नीचे की ओर गिरना स्टार्ट होगी, एक्सेलरेट, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है सो जी क्या लग रहा है, हमेशा नीचे की ओर लग रहा है, तो बॉडी एक्सेलरेट होते हुए नीचे की ओर ग्राउंड पे आके जाके गिरेगी, ठीक है। तो अब इस केसेस को जब हम 1D मोशंस की तरह मतलब मॉडल करते हैं, तो अभी फिलहाल हम मैक्सिमम हाइट का ही केस लेकर के चलते हैं। तो 1D मोशंस की तरफ अगर उसको मॉडल करते हैं, तो हमारा 1D मोशंस के इक्वेशंस क्या है, हमारे इक्वेशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। दूसरा इक्वेशन हमने लिखा है v इज इक्वल टू u प्लस at, और तीसरा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब हम लिखते हैं इफ द बॉडी प्रोजेक्ट, ये बॉडी जो है सो t टाइम में जो है सो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे है, ठीक है, एट टाइम t, assume that the body is at highest point at a height h above the ground at time t, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इस पॉइंट पे t टाइम पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सो v बराबर क्या हो जाएगा, जीरो, वो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो क्योंकि बॉडी अपने हाईएस्ट पॉइंट पे है, यहाँ पे पहुंचने के बाद ये हाईएस्ट पॉइंट होगा, इसके बाद बॉडी नीचे की ओर गिरना स्टार्ट हो जाएगी, तो v इज इक्वल टू जीरो हो जाएगी। और ये जब कंडीशंस लगाएंगे इसमें, इस इक्वेशंस में जो 1D मोशंस का जो ये इक्वेशंस है, ये क्या है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, 1D मोशन जो है, 1D मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मोशन विथ क्या, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये जो इक्वेशंस है इसमें जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपका इक्वेशंस कैसा बनेगा भाई, आपका इक्वेशंस बनेगा ऐसा कि अब आपका हाइट h आएगा, और चूंकि h इज इक्वल टू, आपने क्या लिखा है, ये हाइट h है, h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ut, यहाँ पे h इज इक्वल टू u इंटू टी, और यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन जो यहाँ है a की वैल्यू क्या होगी, a इज इक्वल टू माइनस जी। अब आप कहेंगे कि सर इससे पहले आप तो a इक्वल टू जी ले लिए थे, तो a इक्वल टू जी है माइनस जी, ये तो मेरे डिफरेंस एक्सिस पे है, अभी जो है डायरेक्शंस ऑफ मोशन जो है, इनिशियल मोशन ये हम अपवर्ड लिए हैं, ठीक है। और इसके अगेंस्ट में देखिए आप एक्सेलरेशन क्या लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शंस में लग रहा है, मतलब वेलोसिटी जो है सो मेरा अपवर्ड है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, मतलब नीचे की एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, इसलिए a इज इक्वल टू माइनस जी आ गया, यू टी माइनस हाफ यहाँ पे जी टी स्क्वायर, और v इज इक्वल टू यहाँ पे जीरो हो जाएगा, इक्वल टू जीरो, एंड इज इक्वल टू u माइनस यहाँ पे जी टी, और यहाँ से जो है सो v स्क्वायर, जो यहाँ पे जीरो हो गया, v स्क्वायर इक्वल टू यहाँ जीरो हो गया, v स्क्वायर u स्क्वायर
-2 यहाँ पे g, यहाँ पे h। तो इसी क्वेश्चंस को जब सॉल्व करिएगा ये क्या देगा, ये देगा आपको u इज इक्वल टू यहाँ पे gt, और ये इक्वेशन जब आप इसमें डालिएगा यहाँ पे h इज इक्वल टू क्या दे देगा आपको, हाफ gt स्क्वायर, ठीक है, u इज इक्वल टू gt, और यहाँ से क्या आ गया, u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो अब देखिए आपने अभी तक जो है सो 3 इक्वेशंस डिराइव कर लिए। एक इक्वेशंस हो गया ये, एक इक्वेशंस हो गया u इक्वल टू gt, और ये इक्वेशंस हो गया u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ठीक है, आपने 3 इक्वेशंस यहाँ से अभी तक निकाल लिए। अब जरा इस इक्वेशंस को गौर से देखिए कि ये इक्वेशंस क्या कर रहा है, u इज इक्वल टू gt। मतलब कि अगर आपसे कभी भी सवाल इस तरह का पूछा जाएगा कि हमने कोई बॉडी लिया और ये बॉडी को जो है तो हम लोग ऊपर की ओर प्रोजेक्ट कर दिए और ये मैक्सिमम हाइट पे t टाइम पे पहुंच गया, इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट एट इन टाइम t, बॉडी रीचेज द मैक्सिमम हाइट इन टाइम t। तो बोलिए कि उसको किस वेलोसिटी के साथ हम ऊपर की ओर फेंके हैं, तो सीधे बस हमको ये इक्वेशन लगाना है, u इक्वल टू gt। ठीक है, इसे निकल जाएगा। या फिर आपको ये सवाल पूछा जाए कि बॉडी जो है सो उसको ऊपर की ओर फेंकते हैं और वो जो है सो h हाइट चला जाता है, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड एंड इट रीचेज हाइट h, ये हाइट h दे दिया। अब पूछेगा कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ये इस इक्वेशन से देखिए हम निकाल लेंगे इनिशियल वेलोसिटी क्या है। या पूछेगा कि बॉडी 5 सेकंड में जो है ये बॉडी जो है सो वेलोसिटी नहीं दिया, आपसे पूछा क्या चीज की बॉडी 5 सेकंड में चली गई मैक्सिमम हाइट पे h पे, विच इज मैक्सिमम हाइट इन 5 सेकंड। तो बताइए किस वेलोसिटी से बॉडी को ऊपर की ओर प्रोजेक्ट किया होगा। आप सीधे इक्वेशन लगाएंगे h इज इक्वल टू, मतलब यहाँ से अगर t किस, मतलब कहने का मतलब है कि बॉडी मैक्सिमम टाइम मान लो कि 5 सेकंड में पहुंच गया, 5 सेकंड में मैक्सिमम हाइट पहुंच जाता है, तो मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगी, h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, या किस वेलोसिटी से फेंका होगा तो u इज इक्वल टू gt। तो आप इस इक्वेशंस का रेलिवेंस समझ जाएं। ठीक है, अभी तक जो हमने मोशंस को डिस्क्राइब किया है, जब बॉडी को अपवर्ड फेंकते हैं तो यहाँ से ऊपर जाने तक का ही जो मैक्सिमम हाइट का ही, मैक्सिमम हाइट के बाद बॉडी क्या होगी, फिर g एक्सेलरेशंस के साथ नीचे की ओर गिरेगी, जिस केस को हम लोगों ने पहले देख लिया है। अभी जो है सो वर्टिकल प्रोजेक्शंस में हमने 3 इक्वेशंस जो है सो यहाँ डिराइव किए। तो अभी तक जो है सो हमने निकाला है यहाँ पे 3 इक्वेशंस, और ये इक्वेशंस क्या क्या था, ये इक्वेशंस था कि बॉडी को जब हम ऊपर की ओर प्रोजेक्ट करेंगे, ये जो बॉडी है, ये जो बॉडी है जब हम ऊपर की ओर इसको फेंकेंगे, ठीक है, और u वेलोसिटी के साथ, जब ऊपर की ओर u वेलोसिटी के साथ हम लोग फेंकेंगे तो क्या होगा कि जब u वेलोसिटी के साथ हम लोग फेंकेंगे इसको ऊपर की ओर, तो ये मैक्सिमम हाइट के जो है सो जाने में ये जो मैक्सिमम हाइट ये अचीव करेगा, मतलब बॉडी जब यहाँ पहुँचेगी इस पॉइंट पे, ये मैक्सिमम हाइट जो है h होगा। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम हाइट h। तो ये जो मैक्सिमम हाइट h है ये क्या आ गया, h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा चीज़ ये, सॉरी, यहाँ जो आप देख रहे हैं v इक्वल टू 0 है, तो मैक्सिमम हाइट पे जाने में अगर t टाइम लगा तो आप ये लिख सकते हैं u इज इक्वल टू g इंटू टी, u इज इक्वल टू gt। ठीक है, एक इक्वेशन तो ये निकला, दूसरा इक्वेशन ये निकला, और तीसरा इक्वेशन से क्या चीज़ की u स्क्वायर इक्वल टू 2gh, ये तीसरा इक्वेशन है। अब हम जो है सो थोड़ा सा मोशंस डायग्राम को स्टडी करते हैं। यहाँ से देखिए h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर है। वैसे डिस्प्लेसमेंट और इसका टाइम का ग्राफ इसका कैसा होगा ये जरा देखते हैं हम लोग। ये हो गया, ठीक है, जैसा हमने एक्सिस लिया है, हमने क्या माना है कि ये ओरिजिन है। बॉडी को जब ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसका हाइट जो हो जाता है वो टाइम का क्या है, पैराबोलिक फंक्शन है। पैराबोलिक फंक्शन h इक्वल टू टी स्क्वायर, तो बॉडी जो है सो ऐसे जाता है ऊपर। ठीक है, ऐसे जाएगा, पैराबोलिक फंक्शन है तो ऐसे गया, और एक मैक्सिमम हाइट आएगा जहाँ पे इसका स्लोप जो है सो 0 हो जाएगा, और उसके बाद बॉडी जो है सो नीचे की ओर गिरेगा। तो ये जो है सो क्या है, h वर्सेस टाइम का ये ग्राफ है, व्हेन बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं मैक्सिमम हाइट, ठीक है, मैक्सिमम हाइट जो है, मैक्सिमम हाइट पर जाने में अगर आपसे पूछे कि कितना टाइम लगा, तो ये t बराबर, ये जो है सो क्या है, t है, टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, एंड दिस मैक्सिमम हाइट टाइम t मैक्स, एंड दिस इज इक्वल टू नथिंग बट ट्वाइस ऑफ h बाई यहाँ पे g का ये रूट अंडर है।
ठीक है, ट्वाइस ऑफ एच बाई जी का रूट अंडर है, यानी तो ये जो मैक्सिमम हाइट है एच मैक्स, अगर इस चीज को थोड़ा बड़ा कर ले, और ये जो मैक्सिमम हाइट है क्या है, ये है मैक्सिमम हाइट एच मैक्स, एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज नथिंग बट यहाँ पे तो यू स्क्वायर बाई 2g लिख सकते हैं इसको, यू स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, ये तो हो गया आपका कि डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया कि ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। ये क्या है, तो ये हो गया आपको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। आप यहाँ से अगर स्लोप लेंगे, इसका जहां भी स्लोप लीजिएगा वो क्या दिखाएगा, वो वेलोसिटी बताएगा जो है सो। ये कोई स्लोप अगर मान लीजिए आप यहाँ लेते हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे कोई स्लोप लेते हैं, या यहाँ देखिए ये जो पॉइंट है, यहाँ पे अगर स्लोप लगेगा क्या हो जाएगा, स्लोप क्या 0 हो जाएगा। इसीलिए इस पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है हमारी 0 हो जाती है, यहाँ पे वेलोसिटी मेरी 0 हो जाती है। तो ये देखिए यहाँ जो है सो स्लोप क्या घट रहा है, आप अगर गौर से देखेंगे तो ये क्या डिक्रीजिंग स्लोप है, ये जो है सो क्या डिक्रीजिंग स्लोप है। तो क्या हो रहा है कि बॉडी की वेलोसिटी जो है सो टाइम के साथ घट रही है, इसलिए स्लोप क्या है, तो ये डिक्रीजिंग स्लोप है। क्या है ये इसका डिक्रीजिंग स्लोप, डिक्रीजिंग स्लोप, ठीक है, क्यों, क्योंकि टाइम के साथ वेलोसिटी घट रही है, और ये यहाँ पे आकर के जो है वेलोसिटी 0 हो जाती है। फिर देखिए ये जो यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो ये क्या हमने पहले भी ग्राफ में ये चीजें बता रखी है, ये क्या है, यहाँ पे इंक्रीजिंग स्लोप है, इंक्रीजिंग स्लोप है, और इसलिए बॉडी एक्सेलरेशन के साथ जो है वेलोसिटी इंक्रीजेस, वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व अगर हम लोग बनाते हैं तो मेरा कर्व कैसा होगा, ऐसा ऐसा, ये हो गया मेरा वेलोसिटी, ये हो गया हमारा टाइम। बॉडी को जो है तो ये वेलोसिटी, ये मेरा टाइम हो गया, बॉडी यू वेलोसिटी से फेंकी गई है, ये हो गया मेरा यू वेलोसिटी। ठीक है, टाइम के साथ साथ मेरा वेलोसिटी घट रहा है, तो टाइम के साथ साथ वेलोसिटी घट रहा है। एक पर्टिकुलर टाइम आया जहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गया, उसके बाद क्या हुआ कि जब बॉडी यहाँ पहुंची और ये मैक्सिमम हाइट पे बॉडी पहुंच गई, तो बॉडी क्या होगी, अब एक्सेलरेशन नीचे की ओर लगेगा, तो बॉडी एक्सेलरेट होकर के नीचे की ओर तेजी से गिरेगी, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ से जो है इस पॉइंट के बाद, मतलब ये जो टाइम आप निकाले हैं t, इसको आप लिख सकते हैं t इज इक्वल टू एच इज यू बाई जी। इस टाइम के बाद बॉडी की वेलोसिटी फिर क्या होगी, बढ़नी शुरू हो जाएगी, और ये बढ़ करके जैसे यहाँ आपने यू वेलोसिटी से फेंका है, तो यहाँ पे भी है ये माइनस यू वेलोसिटी होगा। क्यों, क्योंकि बॉडी जब नीचे की ओर गिरेगी इस पॉइंट पे, सपोज करिए यहाँ अगर बॉडी नीचे की ओर ऊपर से गिरी तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नीचे की ओर होगी, इसीलिए यू वेलोसिटी से नीचे की ओर गिरेगी, या माइनस यू वेलोसिटी से नीचे की ओर गिरेगी, इसको यही बताता है। ये देख लिया आपने क्या चीज, ये आपने देखा वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ देखा, जो यहाँ पे क्लियर कट एक्सप्लेन करता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब चलते हैं यहाँ से कि अब ये जो चीज़ है यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो इसका एक्सेलरेशन क्या लग रहा है, यहाँ पे अगर गौर से देखेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो ये रहा एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन हमेशा मेरा जो है तो टी टाइम तक जो है तो क्या था, यहाँ से देखिए एक्सेलरेशन ये माइनस जी है, ये माइनस जी है, यहाँ पे टाइम है। एक्सेलरेशन कैसा है, एक्सेलरेशन ऐसा है कि ये माइनस जी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो है तो बॉडी पे माइनस जी, ये माइनस जी किस लिए लिया गया, क्योंकि हमने क्या माना है कि हमारा ये एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्सिस है, ऊपर की ओर क्या है तो पॉजिटिव एक्सिस है, और एक्सेलरेशन कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर। बॉडी पे एक्सेलरेशन कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर जी एक्सेलरेशन लग रहा है, इसीलिए एक्सेलरेशन जी जो है सो नेगेटिव है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है सो ग्राफ के बारे में जाना कि बॉडी को जब वर्टिकली प्रोजेक्ट करते हैं तो उसका जो है सो ये हाइट, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसा होता है, वेलोसिटी का ग्राफ कैसा होता है, या एक्सेलरेशन का ग्राफ, ये क्या है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। क्या है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। ये क्या है, तो वेलोसिटी वर्सेस
टाइम का ग्राफ है ये, ठीक है। तो ये किस चीज का है, जो बॉडी को हम लोग वर्टिकली ऊपर की ओर प्रोजेक्ट करते हैं, ये इस केसेस में जो है तो मेरा ग्राफ है। नाउ लेट्स रिकॉल, और रिकॉल ये करना है कि जैसे आप अभी तक देखें कि जब कोई बॉडी, ये जैसे कि आपका एक बॉडी जो था, जब कोई बॉडी जो है, ये बॉडी है जैसे, और ये जब नीचे की ओर गिरती है, ये जब नीचे की ओर गिरती है, ग्राउंड की तरफ जब नीचे की ओर ये गिरती है, इस केसेस में हमने जो इक्वेशंस निकाले, वो पहला इक्वेशंस जो हमने निकाला कि इस बीच में किसी भी पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा v इज इक्वल टू जी इंटू टी होगा। पहला इक्वेशन जो हमने निकाला कि v इज इक्वल टू जी इंटू टी होगा। h इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर निकाला, ठीक है। और तीसरा इक्वेशन हमने निकाला कि v स्क्वायर इक्वल टू 2g, ठीक है। ये हमने निकाला कि क्या था, मैंने बॉडी फ्री फॉल, बॉडी फॉलिंग फ्रीली, बॉडी फॉलिंग फ्रीली, ये क्या था, बॉडी फॉलिंग फ्रीली, फॉलिंग फ्रीली, ठीक है। इस केसेस का हमने क्वेश्चंस निकाला, ठीक है। और ये जो है, यहाँ जो h क्या है, h इज द हाइट, h इज द हाइट, ये क्या है, v इज द वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट, h इज द हाइट ऑफ द फॉल, ठीक है। और दूसरा केस हमने निकाला कि मैंने बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, मतलब कि जैसे ये ग्राउंड था और इस ग्राउंड से हमने जो है से किसी बॉडी को ऊपर की ओर प्रोजेक्ट किया, और जब ये ऊपर की ओर प्रोजेक्ट हुआ है, ठीक है, जब ये ऊपर की ओर प्रोजेक्ट हुआ तो हमने तीन इक्वेशंस निकाले, हमने जो तीन इक्वेशंस निकाले वो क्या था, सबसे पहला जो हमारा इक्वेशंस था कि यहाँ से जो अभी जो थोड़ा देर पहले मैं निकाला है कि u इज इक्वल टू जी टी, पहला इक्वेशन हमारा ये था, u इज इक्वल टू जी टी था। फिर दूसरा इक्वेशन था h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, और मेरा तीसरा इक्वेशन क्या था कि u स्क्वायर टू 2gh। तो ये इस केसेस में h क्या था, तो h था ये पॉइंट, यहाँ पे क्या होता था, मैक्सिमम हाइट था, h क्या था, h इज द मैक्सिमम हाइट, क्या है ये, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। अब कंक्लूजन ये निकालना है मुझे, पहला, नन ऑफ द इक्वेशन इज डिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ द बॉडी, नन ऑफ द above equation depends on the mass of the body, mass of the body। इसके कहने का मतलब है इसमें से कोई भी जो इक्वेशंस है वो बॉडी के मास पे नहीं डिपेंड करती है। मतलब कि अगर कोई मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है और इसको हम नीचे की ओर गिराते हैं, और कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है, हैवी ऑब्जेक्ट है, और इसको नीचे की ओर गिराते हैं, तो दोनों जो ग्राउंड पे पहुंचेगा, ठीक है, ग्राउंड पे पहुंचने में जो दोनों को टाइम लगेगा t, एंड दिस टाइम t इज इक्वल टू रूट अंडर, यहाँ से निकाल लीजिए, t इज इक्वल टू रूट अंडर ट्वाइस ऑफ h बाई g। और किस वेलोसिटी से गिरेगा, यहाँ से देखिए, इस वेलोसिटी से नीचे की ओर गिरेगा, तो v रूट अंडर 2gh, रूट अंडर यहाँ से 2gh, यहाँ से देखिए। तो कहने का मतलब क्या है कि बोथ द हैवी, ये देखिए, ये दोनों सेम हाइट पे है, मैंने अब्जूम किया है कि दोनों का जो हाइट है वो सेम है, मतलब ये जो हम ऐसा करते हैं, ये जो हाइट है माना, ये दोनों सेम हाइट पे, ठीक है। तो मैंने क्या कंक्लूड किया कि बोथ द ऑब्जेक्ट फॉल्स इन सेम टाइम विथ सेम वेलोसिटी, ठीक है। और ये कब वैलिड होगा, ये केस वैलिड होगा कब, जब हम जो दो एज्यूम्शंस लिए हैं, इफ इट सेटिस्फाइज आवर अर्लियर एज्यूम्शंस, if the situation satisfy our assumption, और assumption क्या है हमारा,
एज्यूम्पशंस है कि मोशन जो है सो एयर रेजिस्टेंस 0 है, मोशन वैक्यूम में हो रहा है। मतलब कि अगर वैक्यूम में एक भारी सामान ले ले, एक हल्का सामान ले ले और दोनों को सेम हाइट पर रख करके नीचे की ओर गिराएं तो दोनों सेम टाइम में नीचे पे गिरेगा, उसकी दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस है तो ये तो ऑब्वियस है कि जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा उस पर विस्कस फोर्स, ड्रैग फोर्सेस ज़्यादा लगेगा, तो वो वॉल्यूम डिपेंडेंट फोर्सेस लगने लगेगा, तो वो केसेस एक अलग केसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। जो अभी हम लोग केसेस पढ़ रहे हैं वो आइडियल केसेस है, तो उस केसेस में हमारा सेम टाइम, ठीक है, द बॉडी रिचेज इन द सेम टाइम विथ सेम वेलोसिटी। ठीक है, लिख लीजिए कि इफ टू डिफरेंट masses, टू different masses, ठीक है, falls from same height in vacuum, then both reaches the ground in same time with same velocity, ठीक है। तो ये केस था हमारा, एक पहला कंक्लूजन जो हमने निकाला वो ये था। ये तो केस हमने देख लिया, ठीक है। एक और छोटा सा केस है, हम चाहते हैं कि इसको यहीं डिस्कस कर ले, लेकिन चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यहाँ से देखिए, इसको देखिए, तो टाइम टेकन, देखिए टाइम टेकन इस केसेस से अगर आप निकालेंगे क्या चीज, टाइम टेकन फॉर एन ऑब्जेक्ट टू फॉल डाउन, टाइम टेकन फॉर ऑब्जेक्ट टू फॉल डाउन कितना आ गया, इज नथिंग बट टी बराबर ट्वाइस ऑफ एच बाई जी का रूट अंडर। ठीक है, इसमें नीचे गिरने में जो टाइम लगा, यहाँ से गिरने में, नीचे गिरने में टाइम कितना लगा, दिस। और जब कोई बॉडी को हम जब ऊपर की ओर फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट जाने में कितना टाइम लगा, यहाँ से निकालिए, टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट कितना लगा, t इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एच बाई जी का रूट अंडर। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि जितना टाइम आपको नीचे गिरने में लगा उतना ही टाइम आपको ऊपर जाने में लगा। तो आप ये कंक्लूजन विथड्रॉ कर सकते हैं यहाँ से, क्या चीज, इन केसेस ऑफ मोशंस अंडर कांस्टेंट, इन केस ऑफ मोशन अंडर gravity time taken by the body, time taken by the body to go upward at highest point is same as it takes the body to fall down from the highest point। ठीक है, जितना ज्यादा समय आपको हाईएस्ट पॉइंट में लगा, फॉल फ्रॉम द हाईएस्ट, उतना ही समय उसको नीचे गिरने में लगता है। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे थर्ड कंक्लूजन। तो अब हम लोग देखेंगे तीसरा कंक्लूजन। अब देखिए कि किसी बॉडी को, जैसे सपोज करिए कि यहाँ पे जो कोई बॉडी है, क्या है, ये कोई बॉडी है यहाँ पे, और इस बॉडी को जब आप ऊपर की ओर फेंकते हैं यू वेलोसिटी के साथ, और जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुँचती है, मान लीजिए ये पॉइंट पे मैक्सिमम बॉडी मैक्सिमम हाइट पे है, ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट पे पहुँच गई बॉडी जो है, सबका मैक्सिमम हाइट पे पहुँच गई है। तो ये मैक्सिमम हाइट क्या है, तो एच हाइट पे पहुँच गई है। तो ये u बराबर क्या होगा, रूट अंडर 2gh, ठीक है।
2g/h, मतलब कि बॉडी मैक्सिमम हाइट पे h पे कब पहुंचेगी, जब उसको u बराबर √2gh के मतलब वेलोसिटी के साथ या इसके प्रोजेक्ट करेंगे अपवर्ड डायरेक्शंस में, तो ठीक है। और फ्री फॉल के केस में हमने देखा है कि बॉडी यदि h हाइट पे है, ठीक है, बॉडी यदि h हाइट पे है, ये तो यहाँ से ग्राउंड था, ठीक है, बॉडी यदि h हाइट पे है अर्थ से, और जब वो नीचे की ओर गिरती है तो ये जाकर के जो है सो ग्राउंड को स्ट्राइक करती है विथ वेलोसिटी जो कि डायरेक्टेड ग्राउंड की तरफ होगा वेलोसिटी, इट इज नथिंग बट v/2gh देखते हैं, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि जब बॉडी इज अंडर द मोशन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, मैंने बॉडी इज अंडर द मोशन ऑफ ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटेशनल मोशंस में जब बॉडीज होती है तो बॉडी जो है सो जो जिस वेलोसिटी से ऊपर की ओर फेंकी जाती है, द वेलोसिटी एट विच द बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, या द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी आप लिख सकते हैं इस केसेस में कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, मतलब क्या हो गया, ये स्पीड, तो स्पीड at which body is projected upward is same as the speed at which body strikes the ground, ठीक है। वही स्पीड से, जिस स्पीड से आपने बॉडी को ऊपर की ओर प्रोजेक्ट किया, उसी स्पीड से बॉडी ने ग्राउंड को स्ट्राइक किया, ठीक है, v बराबर √2gh। लेकिन अगर कहा जाए कि क्या उसी वेलोसिटी से स्ट्राइक करता है, तो वेलोसिटी जो है वो डिफरेंट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो वेलोसिटी अपवर्ड है, नीचे की ओर है तो डाउनवर्ड है, तो क्या होगा, यहाँ वेलोसिटी हो जाएगा, अगर आप एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस इधर लेते हैं, ये आपका पॉजिटिव एक्सिस को शो करता है, तो ये हो गया आपका u = 2gh। इस केसेस में आप माइनस ऑफ 2gh से एक्सप्रेस करेंगे। तो ये हो गया मेरा तीसरा कंक्लूजन, क्या चीज कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, या फिर इसको हम कह सकते हैं स्पीड एट विच द बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड इज सेम एज द स्पीड एट विच द बॉडी स्ट्राइक्स द ग्राउंड, ठीक है। तो इसी के साथ आपने जो है सो फ्री फॉल मोशंस के नेचर्स को समझा, वन डायमेंशनल मोशंस का कंसेप्ट इंप्लीमेंट करके आपने जो है सो मैक्सिमम हाइट निकालने की कोशिश की, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने की कोशिश की। आपसे पूछा जा सकता है कि बॉडी कितनी देर हवा में है, आपने बॉडी को यहाँ से प्रोजेक्ट किया, ये बॉडी है और आपने इसको ऊपर की ओर प्रोजेक्ट किया, तो अब पूछेगा कि बॉडी हवा में कितनी देर रही, मैक्सिमम हाइट तक जाने में जितना टाइम लगा और फॉल करने में जितना टाइम लगा, ट्वाइस ऑफ टी टाइम लगा, ठीक है। तो ऐसे ही करके सवाल पूछे जाएंगे और आपको सवाल जो है तो सॉल्व करने होंगे।